ननद रानी, आपने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। मैं अपने भाई की जिंदगी नर्क नहीं बनने दूंगी आपसे शादी कराकर। समीर और विशाखा की शादी हुए 2 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन विशाखा को आज तक समीर और उसके घर वाले अपना नहीं पाए थे। समीर की माँ ने समीर को ऐसा बना रखा था कि समीर के लिए सब कुछ उसकी माँ और बहन ही थे। विशाखा उसके लिए बस एक बाहरी सदस्य थी और कुछ नहीं। यहाँ तक कि शादी के 2 साल बाद तक भी समीर और विशाखा माँ बाप नहीं बन पाए थे, क्योंकि समीर की माँ ने उन्हें सिखा रखा था कि एक बार बच्चा हो जाने के बाद विशाखा तुझे बच्चे के नाम पर ब्लैकमेल करती रहेगी और तुझे अपनी माँ, बहन और अपने परिवार से दूर कर देगी और तू सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी और बच्चे का होकर रह जाएगा। हमारा तेरे लिए कोई मोल नहीं रह जाएगा और तू पूरी तरह से अपने परिवार को भूल जाएगा। इसलिए जितना देर से हो सके उतने देर से औलाद पैदा कर। विशाखा की जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन चुकी थी और वह ससुराल में बहू की तरह नहीं, एक नौकरानी की तरह रहती थी। उसके पास कोई चारा भी नहीं था। वह कहाँ जाती, नौकरी वह करती नहीं थी। मायके में जाकर वह रह नहीं सकती थी, क्योंकि दुनिया जानती है एक शादीशुदा बेटी मायके में आसानी से नहीं रह सकती। वहाँ उसका जीवन और अधिक कष्टप्रद हो जाता है। विशाखा के मायके वाले भी विशाखा की हालत देखकर दुखी हो जाते थे और सोचते थे जो पैसे उन्होंने विशाखा की शादी और दहेज में खर्च किए हैं, काश उन पैसों से विशाखा को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया होता कि वह अपने पैरों पर खड़ी होती, तो आज उसकी इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। विशाखा का पति अच्छा खासा कमाता था, लेकिन अपनी कमाई का 1 रुपया भी वह विशाखा के हाथ पर नहीं रखता था। अपनी छोटी सी जरूरत पूरा करने के लिए विशाखा को समीर के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता था और जरूरी नहीं कि उसकी जरूरत पूरा की जाती हो। कई बार उसे धुतकारा दिया जाता था। पूरे दिन घर में नौकरानी बनकर रहने के बावजूद उसे 2 रोटी भी एहसान के तहत दी जाती थी और साथ ही साथ अक्सर उसके मायके भी भेज दिया जाता था, कुछ डिमांड के साथ, जिसे विशाखा को पूरा करना पड़ता था। विशाखा की माँ विशाखा की स्थिति देखकर बहुत रोती थी, पर विशाखा उन्हें सांत्वना देती थी। जाने दो माँ, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, मेरी नसीब में जो लिखा था वो हो गया। विशाखा की एक कुंवारी ननद थी अंशु, जो कि बहुत ही ज़्यादा बदतमीज और घमंडी थी और विशाखा के साथ हद से ज़्यादा बदतमीजी करती थी, क्योंकि उसके भाई और माँ की साथी और ससुराल में सबसे ज़्यादा परेशान अंशु ही विशाखा को करती थी और उसे कभी चैन की सांस नहीं लेने देती थी। इसलिए विशाखा उससे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा जीना हराम उसी ने विशाखा का कर रखा था। अंशु का मुख्य काम था समीर को विशाखा के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलकर भड़काते रहना, ताकि कभी भी विशाखा और समीर करीब ना आ पाए, क्योंकि अंशु और उसकी माँ बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर विशाखा और समीर करीब आ गए तो उनका उस घर पर से आधिपत्य खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ अंशु को उसकी माँ और समीर ने बहुत ही बिगड़ैल और बदतमीज बना रखा था, ताकि जब कभी भी उसकी शादी हो तो ससुराल में वह सबके ऊपर हावी होकर रहे, ना कि कोई उसके ऊपर हावी हो पाए। मतलब पूरी तरह से उनकी यह सोच थी कि बहू को दबा कर रखो और बेटी को ऐसा बना दो कि वह ससुराल में अपना दबदबा बनाए रखे। विशाखा अगर कभी गुस्से में भी बोल देती थी, भूलो मत तुम लोगों की भी एक बेटी है। कल को अंशु के साथ भी अगर उसके ससुराल में ऐसा कुछ हो तो
समीर और उसकी माँ साफ बोलते थे, हम तुम्हारे माँ बाप की तरह बेवकूफ़ नहीं है कि बिना जांच पड़ताल के अपनी बेटी की ब्याह दें। हम अंशु की शादी ऐसे घरों में करेंगे जहाँ हमारी अंशु राज करेगी और सब पर हुक्म चलाएगी, ना कि तुम्हारी तरह नौकरों वाली जिंदगी जिएगी। यह सब कुछ सुनकर अंशु और चौड़ी हो जाती थी और वह दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, जो कि समीर और उसकी माँ को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। लेकिन विशाखा को सब कुछ साफ दिख रहा था, पर वह अगर कुछ भी बोलती तो वही बुरी साबित होती, इसलिए वह चुप थी। अंशु के सारे दोस्त आवारा किस्म के थे और किसी को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। अंशु झूठ बोलकर घर से पढ़ाई के नाम पर पैसे ले लेती थी और उन पैसों से क्लब और में जाकर पार्टियां करती थी और पीना और सिगरेट पीती थी। लेकिन समीर और उसकी माँ को अंशु के ऊपर पूरा भरोसा था और उन्हें यकीन था कि अंशु कभी कुछ गलत काम नहीं कर सकती है। लेकिन विशाखा की आंखों से कुछ भी छुपा नहीं था, पर विशाखा कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, क्योंकि अंशु ने उसकी जिंदगी नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो विशाखा भी सोचती थी, अंशु का जो होना है हो, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विशाखा के दिल से अपने ससुराल वालों के लिए हाय ही निकलती थी। इतनी जिंदगी खराब कर रखी थी उन लोगों ने विशाखा की। अंशु ने अपना एक बॉयफ्रेंड भी बना रखा था, जो एक बार अंशु को घर छोड़ने भी आया था और विशाखा ने उसे देखा भी था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा था। उन दोनों की हरकतें देखकर विशाखा को समझ में आ गया था कि इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है, पर अगर वह कुछ भी बोलती तो समीर और उसकी माँ उसे ही भला बुरा बोलने लगते और उसके साथ बदतमीजी करते। समीर के एक पड़ोसी ने एक दो बार अंशु की शिकायत की थी कि वह बिगड़ैल लड़कों के साथ घूमती है, तो समीर ने उल्टा उन पड़ोसियों को ही गालियां देनी शुरू कर दी थी और लड़कर भगा दिया था। और अंशु की माँ भी जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, अपने घर की बेटियों की चिंता करो, हमारे घर की बेटी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और वह कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। खबरदार, जो आइंदा कभी अंशु के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत की। इन सबसे अनु का मन और अधिक बढ़ गया था। वह बेधड़क अपने बॉयफ्रेंड से मिलने लगी थी, बिना किसी डर के। उधर विशाखा के मायके में विशाखा के भाई की बहुत अच्छी सरकारी ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हो गई थी, जिससे विशाखा के मायके में सब बहुत खुश थे और विशाखा भी बहुत खुश थी। और अब उसके भाई की शादी खोजी जा रही थी। इधर अंशु की भी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन अंशु तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर किसी और लफड़े में फंसी हुई थी, जिसका इल्जाम जल्दी ही सामने आने वाला था। एक दिन सुबह सुबह अंशु बहुत उल्टियाँ कर रही थी और उसकी माँ को समझते देर नहीं लगी कि अंशु पेट से है, और उन्होंने अंशु को 2-4 थप्पड़ लगाए और बोली, शर्म नहीं आई तुझे ऐसा काम करते हुए? नाक कटा कर रख दी है
तूने हमारे भरोसे का यही सिला दिया तूने। समीर को भी यह सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने भी गुस्से में अंशु को एक दो थप्पड़ लगा दिए। अंशु तो पूरी तरह से बिगड़ैल हो ही चुकी थी। आखिर उसका मन इन दोनों ने ही तो बढ़ाया था और उसने उन दोनों को टका सा जवाब दे दिया। छोटी सी बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रहे हो तुम दोनों? माँ ही तो बनने वाली हूँ मैं। कौन सा बड़ा तूफान आ गया? हर लड़की माँ बनती है। हाँ, थोड़ा जल्दी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा बॉयफ्रेंड आज शाम को आप लोगों से मिलने आने वाला है। उससे मिलकर सारी बातें फाइनल कर लो और शादी कर दो। इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? सुनकर समीर और उसकी माँ हैरान हो गए। अंशु इतनी निर्लज्ज कैसे हो सकती है? खैर, वह क्या कर सकते थे? आखिर अंशु को बढ़ावा तो उन लोगों ने ही दिया था। यह सब कुछ देखकर विशाखा के दिल को पता नहीं क्यों बहुत सुकून मिल रहा था। शाम को अंशु का बॉयफ्रेंड उनसे मिलने के लिए घर आया। मुंह में पूरा पान मसाला भरा हुआ था। काम धाम कुछ करता नहीं था। सड़क छाप गुंडा था और गुंडागर्दी करके पैसे कमाता था। माँ बाप का कोई पता ठिकाना नहीं था। बोलने की तमीज नहीं थी। उसे देखते ही समीर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और अंशु से बोला, तूने सोच भी कैसे लिया मैं इस लड़के सड़क छाप गुंडे से तेरी शादी कर दूंगा? तो अंशु ने बोला, क्योंकि आप लोगों के पास कोई और रास्ता भी नहीं है और जब मैं उसे पसंद करती हूँ तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? शादी तो मैं उसी से करूंगी। कहकर अंशु वहां से चली गई। समीर और उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहे। यह कैसे लड़की को अंशु ने उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया था। समीर ने चिल्लाकर बोला, कान खोलकर सुन ले अंशु, इस गुंडे से तेरी शादी कभी नहीं होगी। तू क्या चाहती है? जैसे हम लोग विशाखा और उसके मायके वालों को परेशान करते रहते हैं और उनके ऊपर पूरा दबदबा रखते हैं, कल को यह सड़क छाप गुंडे भी तेरे साथ ऐसा ही कुछ करें और हम उसके आगे मजबूर हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। अंशु ने बोला, आपके पास और कोई रास्ता बचा है क्या? कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी और समीर और उसकी माँ एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। कितनी निर्लज्ज हो चुकी थी अंशु, लेकिन विशाखा को यह सब कुछ देखकर बहुत ही सुकून मिल रहा था और वह ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी उसे यह सुकून देने के लिए। इधर समीर और उसकी माँ अपना दिमाग चला रहे थे, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर उस सड़क छाप गुंडे से अंशु की शादी करने को तैयार नहीं थे कि एकाएक उनके दिमाग में एक आइडिया आया। विशाखा का भाई अभी भी सरकारी ऑफिसर बना है और उसकी शादी खोजी जा रही थी और उन्होंने अपनी दिमाग चला लिया। उन्होंने विशाखा के घर में बोल दिया कि अपने बेटे की शादी हमारी बेटी अंशु से करा दीजिए और अंशु को अपनी बहू बनाकर ले जाइए, वरना हम विशाखा का जीना मुश्किल कर देंगे। आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। अंशु को भी उन लोगों ने समझा दिया था कि उस गुंडे से शादी
करके उसे कुछ नहीं मिलने वाला। विशाखा का भाई सरकारी ऑफिसर बन चुका है। उसने अगर उससे शादी की तो उसकी ज़िंदगी सिक्योर हो जाएगी और वह पूरी ज़िंदगी राज करेगी और सबके ऊपर हुक्म चलाएगी, क्योंकि उनकी दुखती रग यानी कि विशाखा हमारे घर में है। अंशु को भी धीरे धीरे यह सारी बातें समझ में आ गई थी और वह भी इस शादी के लिए तैयार हो गई थी। समीर और उसकी माँ ने विशाखा के मायके में फ़ोन करके अंशु की उसके भाई से शादी जबरदस्ती पक्की करवा ली थी, उन्हें मजबूर करके और विशाखा के नाम से ब्लैकमेल करके। अंशु के प्रेगनेंसी वाली बात बहुत चालाकी से उन लोगों ने विशाखा के मायके वालों से छुपा ली थी, लेकिन विशाखा तो सब कुछ जानती थी और उसे अंशु का स्वभाव भी बहुत अच्छे से पता था। उसने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, किसी और का पाप अपने भाई के सर पर नहीं मरने देगी। उसकी जिंदगी तो नर्क हो ही चुकी है, वह अपने भाई की जिंदगी में अंशु जैसी लड़की लाकर उसकी जिंदगी नरक नहीं बनने देगी और इसके लिए वह कुछ भी करेगी। विशाखा ने ठान लिया था वह कुछ भी करके यह शादी रोकेगी। एक दिन मौका पाकर विशाखा ने अंशु का फ़ोन ले लिया। अंशु गहरी नींद में सो रही थी। विशाखा ने अंशु का फिंगरप्रिंट लगाकर उसका फ़ोन अनलॉक कर लिया और उसके फ़ोन को चेक करने लगी और संयोग से उसके फ़ोन में विशाखा के काम की एक वीडियो मिल गई और विशाखा ने जल्द ही वह वीडियो अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर ली और फिर अंशु के फ़ोन से ट्रांसफ़र की गई वीडियो को डिलीट कर दिया ताकि अंशु को कुछ पता ना चले कि विशाखा ने उसका फ़ोन छेड़ा था। वीडियो में अंशु अपने बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थी। विशाखा को बहुत अच्छे से पता था कि वह वीडियो किसी भी शरीफ घर में देखा नहीं जा सकता और ना ही ऐसी लड़की को कोई अपनी बहू बनाएगा। विशाखा ने वह वीडियो अपनी एक फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर दी क्योंकि उसे पता था उसके फ़ोन में वह वीडियो सेफ नहीं है और साथ ही अपने फ्रेंड से यह भी बोल दिया तुम इस वीडियो को बहुत संभाल कर रखना, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन हाँ यह मेरे घर की इज्जत की बात है तो तुम से रिक्वेस्ट है यह वीडियो तुम्हारे फ़ोन से कहीं भी लीक नहीं होनी चाहिए। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम मेरे घर की इज्जत को तार-तार नहीं होने दोगी और इस भरोसे के साथ मैंने यह वीडियो तुम्हें भेजी है। विशाखा को अपनी उस फ्रेंड पर पूरा यकीन था। विशाखा को पता था उसकी फ्रेंड मरते मर जाएगी, लेकिन वह वीडियो किसी को नहीं दिखाएगी। अब विशाखा ने खुलकर समीर और अपने सास से बोल दिया कि वह किसी और का पाप अपने भाई के सर पर मरने नहीं देगी और अंशु की शादी किसी भी कीमत पर अपने भाई से नहीं होने देगी। इस पर अंशु हंसने लगी और बोली इतनी तुम्हारी औकात ही कहाँ है कि तुम यह शादी रोक सको। मैं तो हर हाल में तुम्हारी भाभी बनकर रहूँगी और तुम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। क्या तुम्हारे मायके वालों को अपनी बेटी की खुशियाँ प्यारी नहीं हैं? क्या तुम्हारे भाई को अपने बहन की खुशियाँ प्यारी नहीं है जो वह मुझसे शादी के लिए इनकार करेगा?
उसे हर हाल में मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। यह सब कुछ सुनकर विशाखा जोर जोर से हंसने लगी। तो इस पर समीर बोला, लगता है अंशु तुम्हारी भाभी बन जाएगी, इस सदमे से तुम पागल हो गई हो। तो विशाखा ने बोला, पागल मैं नहीं हो गई हूँ, पागल तुम लोग हो गए हो, और मैंने ऐसा कुछ कर दिया है कि अब अंशु को अपने बॉयफ्रेंड उस बिगड़ैल लड़के से शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि मेरे भाई से तो मैं इसकी शादी कभी होने नहीं दूंगी और उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। विशाखा ने अपने फोन में अंशु की वह अश्लील वीडियो सबको दिखा दी, जिसे देखकर समीर और उसकी माँ हैरान रह गए और समीर ने गुस्से में विशाखा के हाथ से उसका फोन छीन लिया और पटक कर तोड़ दिया और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की वीडियो अपने फोन में चलाते हुए। विशाखा ने बोला, अच्छा मुझे शर्म आनी चाहिए इस तरह की वीडियो अपने फोन में चलाने हुए, और तुम्हारी इस कुंवारी बहन को शर्म नहीं आई यह सब कुछ करते हुए, कहकर विशाखा फिर से हंसने लगी। इस पर समीर भी हंसने लगा और बोला, लेकिन अब तो तुम्हारा फोन टूट गया, अब कहाँ से लाओगी वह वीडियो। विशाखा ने बोला, इतने दिनों से तुम लोगों के साथ हूँ तो इतनी शातिर तो मैं भी हो ही गई हूँ। मैंने पहले ही वह वीडियो एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया है और जब चाहूँ वह वीडियो मंगवा सकती हूँ। अब चुपचाप मेरी मम्मी पापा को फ़ोन करके मेरे भाई से शादी के लिए मना कर दो, वरना मैं अपने भाई की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए अंशु की वीडियो लीक करने से पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हें अपनी बहन की शादी जहाँ करनी है, जिससे करनी है करो, लेकिन मेरे भाई से तुम्हारी बहन की शादी किसी भी कीमत पर नहीं होगी, वरना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी। विशाखा की सास ने बोला, तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो। विशाखा ने बोला, वैसे ही जैसे आप लोग इतने सालों से मेरे साथ इतनी नीच और घटिया हरकत कर रहे हैं, इतनी नीच और घटिया हरकत की मैं आज तक अपना बच्चा भी पैदा नहीं कर पाई। शादी के 2 साल बाद तक भी, और आपकी यह कुंवारी बेटी पेट में बच्चा लिए फिर रही है और उसका यह नाजायज बच्चा आप मेरे भाई के सर पर मरना चाहते हैं। मेरी जिंदगी तो आप लोगों ने नर्क बना ही दी है। आप मेरे भाई की जिंदगी और मेरे माँ बाप की जिंदगी भी नर्क बनाना चाहते हैं। यह मैं कभी होने नहीं दूंगी। चुपचाप इस शादी के लिए मना करो, वरना मैं अंशु की वीडियो वायरल कर दूंगी, बिना यह सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि अब मैं भी पत्थर बन चुकी हूँ। तुम लोगों के अत्याचार सहते सहते समीर के पास अब कोई चारा नहीं था और उसने फ़ोन करके अंशु की शादी के लिए मना कर दिया। विशाखा की माँ ने विशाखा से बात की तो विशाखा ने बोला, हाँ मम्मी, अंशु की शादी कहीं और फाइनल हो गई है और अंशु भी वहीं पर शादी करना चाहती है, इसलिए अब अंशु की शादी भैया के साथ नहीं होगी। यह सब सुनकर विशाखा के माँ बाप और उसके भाई ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह तो खुद नहीं चाहते थे अंशु को अपने घर की बहू बनाना। बस विशाखा की जिंदगी और अधिक खराब ना हो, इसलिए वह इस रिश्ते के लिए तैयार हुए थे। समीर के पास अब कोई चारा तो बचा नहीं था अंशु की शादी उस सड़क गुंडे से कराने के अलावा। समीर और उसकी माँ बाप अपने आंखों के सामने अपनी प्यारी बेटी की जिंदगी खराब होती देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था उस गुंडे से शादी होने के बाद अंशु की जिंदगी कितनी बदतर होने वाली है। और विशाखा आज ईश्वर का इंसाफ देख रही थी। जिस लड़की और उसके घर वालों ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, पूरी तरह से नर्क बनाई थी,
रोज उसे तिल तिल कर मारते थे। आज उनकी प्यारी बेटी उस नर्क में जाने वाली थी, क्योंकि अंशु के बॉयफ्रेंड को देखकर साफ पता चल रहा था कि शादी के बाद वह अंशु का कितना ख्याल रखेगा और उसे कैसी जिंदगी मिलेगी। विशाखा के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था वह सब कुछ देखकर, क्योंकि यह सब कुछ तो पिछले 2 सालों से वह झेल रही थी, जिसमें यह अंशु बराबर की भागीदारी थी और उसने विशाखा की जिंदगी नर्क बनाने में जमीन आसमान एक कर रखा था। अब उसकी जिंदगी भी उसी मोड़ पर आ चुकी थी जो विशाखा को साफ दिखाई पड़ रही थी, और आज जमीन और उसकी माँ को भी एहसास हो रहा था कि किसी की बेटी को दुख देने का अंजाम क्या होता है, क्योंकि अपने हाथों से वह अंशु को एक नर्क में धकेल रहे थे, जिसकी जिम्मेदार अंशु के साथ साथ वह लोग भी थे, क्योंकि उन लोगों ने भी अंशु द्वारा की जाने वाली मनमानियों पर रोक नहीं लगाई थी और कभी यह ध्यान नहीं रखा था कि अंशु कैसे लोगों के बीच उठती बैठती है और कैसे लोगों से उसने दोस्ती कर रखी है। ईश्वर ने अपना इंसाफ आज कर दिया था। यही एक कड़वा सत्य है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।